फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरी यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन जो आपकी आई है। इसमें आपकी 3 वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। आइए इन पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का एक हिस्सा है। तो इसकी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी आपकी 6 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। तो जो आपकी टोटल वैकेंसी है किसकी? जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है आपकी टोटल 9 है, जिसमें 6 आपकी अनरिजर्व हैं, 2 आपकी ओबीसी हैं, 1 आपकी एससी है। सीनियर असिस्टेंट में जो आपके अकाउंट्स में है इसमें आपकी 9 वैकेंसी है, 6 आपकी अनरिजर्व है, 2 आपकी ओबीसी हैं और 1 आपकी एससी है। अब आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में जो आपकी 237 पोस्ट हैं। इसमें 99 आपकी अनरिजर्व है, 23 आपकी ईडब्ल्यूएस में है, 63 आपकी ओबीसी में है, 35 आपकी एससी में है और 17 आपकी एसटी में है। अब आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में। इसमें आपकी 66 वैकेंसी है टोटल। इस जो है आपकी अनरिजर्व है, 6 आपकी ईडब्ल्यूएस है, 17 आपकी ओबीसी है और 9 आपकी एसटी है और 4 आपकी एसटी है, 9 आपकी एससी है और 4 आपकी एसटी है। अब हम आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में, जिसमें आपकी टोटल 3 पोस्ट हैं जो आपकी अनरिजर्व ही है। अब हम आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ में, जिसकी आपकी टोटल मिला के 18 पोस्ट है, 10 आपकी अनरिजर्व हैं, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस में है, 4 आपकी ओबीसी की है, 2 आपकी एससी की हैं और 1 आपकी एसटी की है। अब हम आते हैं इसकी जो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इसके जो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस आपको क्या क्या होने चाहिए आपके पास। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास केवल स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है। अब आता है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट पे। अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें? बीकॉम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस स्टेटमेंट तैयार करने में, टैक्सेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तैयार करने में, ऑडिट और अदर फाइनेंशियल और अकाउंट्स रिलेटेड एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कितना? 2 साल का। उसके बाद हम आते हैं, अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई डिप्लोमा होने चाहिए, किसमें? मैनेजमेंट में, या आप उसके अलावा आप फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होने चाहिए, कॉस्ट अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर आप सीए हो या आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, तभी आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज पे। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें? इंजीनियरिंग में। आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आपने हायर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में किया हो, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। कौन सी? जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में। उसके अलावा हम आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास लॉ की एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, लॉ की एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन के बाद आपको ग्रेजुएशन के बाद आपने 3 साल रेगुलर कोर्स करा हो, या 12th के बाद आपने कोई इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स किया हो, किसका? लॉ का। उसके अलावा आप एक एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड होने चाहिए बार काउंसिल इंडिया के बार काउंसिल में एक एडवोकेट के तौर पर, मतलब आप प्रैक्टिस में होने चाहिए कि आपने प्रैक्टिस की हुई है। उसके बाद हम आते हैं जो आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है, ये किसी मान्य यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त होना चाहिए, अपेक्स इंस्टीट्यूट से आपका प्राप्त होना चाहिए, जैसे IITs है, IIMs है, एक्सेलर IITs है। इसमें आपने ये डिप्लोमा या डिग्री हासिल की हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही मान्यता प्राप्त हो। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें दिया हुआ है कि जो आपके बैचलर डिग्री है, चाहे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, चाहे आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, चाहे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, चाहे आपको डिप्लोमा है, आपका वो पास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा
लास्ट ईयर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जी नहीं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पास हैं तो ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये कैंडिडेट्स हैविंग बीटेक, जो आप ग्रेजुएशन डिग्री जो मांगी है, ग्रेजुएशन डिग्री मांगी किसमें, आपकी जूनियर असिस्टेंट में या जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर में जो आपकी ग्रेजुएशन मांगी है, इसमें आप अगर आपने बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग भी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बाद हम आते हैं एज लिमिट की। आपकी एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, तो जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए 4 सितंबर 2023 तक। सीनियर असिस्टेंट वाले जो सीनियर असिस्टेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 ईयर्स, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम 27 एज मांगी गई है। 27 है, इसके लिए 30 है, और इसके लिए भी आपकी 30 है। और ये कब तक है, ये आपकी 4 सितंबर 2023 तक ही है। आप 4 सितंबर 2023 तक आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर ही होनी चाहिए, 31 ईयर नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं रिलैक्सेशन कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। जो आपकी एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो एआई में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रेगुलर सर्विस करते हैं उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और जो लेडीज़ या जेंट्स, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, तो जो भी अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी वुमेन है या मैन है तो उनके लिए 35 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो आपकी ओपनिंग डेट, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 5 तारीख से आपका 5 तारीख से आपका भरना शुरू हो गया है, जो आपका 4 सितंबर 2023 तक आपको भरना है। तो आज हो गई है आज हो गई है 29 तारीख। आपके पास केवल 4 तारीख तक का ही समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो जो आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो है जो आपका बेसिक पे है वो आपका 40,000। इसमें हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है, तो आपकी 1,40,000 सैलरी हो गई। सीनियर असिस्टेंट वालों के लिए 36,000 है, इसमें भी हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है, तो आपकी 1,10,000 हो गई। जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 का बेसिक पे है, आपका हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है, तो इसकी भी 92,000 सैलरी हो गई। अब हम आते हैं कि बेसिक सैलरी के अलावा क्या क्या मिलता है। तो आपको बेसिक सैलरी के अलावा डीए मिलता है। तो आपको बेसिक सैलरी के अलावा क्या मिलता है, आपको बेसिक सैलरी के अलावा डीए मिलता है, पर्क्स मिलते हैं बहुत सारे, आपको एचआरए मिलता है और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें सीपीएफ, ग्रेजुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, और ये सब ये पर एआई रूल्स कि जो आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी के रूल्स होते हैं उनको ये सब मिलते हैं। तो आप देख लीजिए 40,000 तो आपकी बेसिक पे हो गई, और उसमें प्लस आपका 35% आपको क्या मिलेगा, आपको डीए मिलेगा। तो आप ये फॉर्म ज़रूर भर दीजिए और ये फॉर्म भरना मत भूलिएगा। जो आपको पीटीसी है पर एनम जो बनाई जाती है, तो जो आपकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए उसके लिए 13 लाख रुपए है। जो आपके सीनियर असिस्टेंट वालों के लिए उसके लिए 11.5 लाख रुपए, और जो आपकी जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए 10 लाख रुपए आपकी ये बनाई जाएगी। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे कि केवल इंडियंस ही ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वो चाहे ओबीसी के लिए वालों के लिए हो, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, वो जल्दी से जल्दी अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और वो जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो कब तक वैलिड होगा, वो आपका 4 सितंबर 2023 तक का आपका होना चाहिए, और वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक का ही होना चाहिए। जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो वैलिड फॉर केवल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ही होना चाहिए। तो क्योंकि जो इसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका ये सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे, तो इन सर्टिफिकेट्स को जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। और ये जो आपके और भी जो आपका फिजिकल हैंडीकैप डिसेबल सर्टिफिकेट जो है वो भी अपना सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा लीजिए। और ये आपका 4 सितंबर 2023 तक के पहले का इश्यू होना चाहिए, और ये होना चाहिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन वेरिफिकेशन पे आपका मांगा जाएगा।
एक्स सर्विस मैन है वो भी अपना स्टार सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करवा लीजिए, क्योंकि वो भी आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आएगा। उसके बाद हम आते हैं जो ये सर्टिफिकेट्स होंगे इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा, ये आपका हिंदी और इंग्लिश में ही होना चाहिए। बट अगर ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं है तो आपको क्या करना है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी एक ट्रांसलेटेड कॉपी बनवानी है और उसको उसके साथ अटैच करके जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अटैच करके आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद अब इसमें यह भी है कि आप अपना सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। मतलब कहीं होता है कि चलो कुछ टाइम नहीं दिया जाएगा, पर आपको कुछ टाइम नहीं दिया जाएगा। आप जल्दी से जल्दी अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती निकली तो। अब हम आते हैं कैंडिडेट सिलेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर कैन बी डिप्लॉयड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स solely on the decretion of AI management and as per suitability for the departments। कि ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में होंगे। सबसे पहले ऑपरेशंस, फिर कॉमर्शियल, फिर लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इको प्लानिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं। अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो केवल यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको यही है कि आप कोई भी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपकी फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड AI विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सेस ऑफ फर्निशिंग सच और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कि अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पाई गई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इसके लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब आप सही दीजिएगा। अब हम आते हैं कि जो भी आप डिटेल फर्निश हैं उनके लिए कैंडिडेट्स को आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनके जो एडमिट कार्ड होंगे वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर उस पर पब्लिश कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। तो आप उस वेबसाइट पर लगातार बने रहिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑनलाइन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब आपका कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक प्लस पॉइंट आ गया कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर्स के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आते हैं कि जो कैंडिडेट मतलब अलग अलग जो पोस्ट होंगी उनके बाद भी कोई टेस्ट होगा। जैसे आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, किसी पोस्ट में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, किसी पोस्ट में फिजिकल मेजरमेंट होगा और किसी पोस्ट में एंट्रेंस टेस्ट होगा और किसी पोस्ट में ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म भरा है। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा होगा उसके अकॉर्डिंग ये सब टेस्ट होंगे। और जो रोल नंबर है वो आपको पता ही है कि जो रोल नंबर होंगे वो आपके इस एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और उनका कॉल लेटर मतलब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट और इंडोस्टेंस और ड्राइविंग टेस्ट के लिए अलग से उन्हें कॉल लेटर दिया जाएगा जो उनकी वेबसाइट पर आ जाएगा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर आ जाएगा। अब आते हैं कि जो आपके एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, कौन सी पोस्ट में होगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं या सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके लिए उसके बाद आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन करवाना है और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट करना है जो होगा MS ऑफिस में। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आपका होगा MS ऑफिस में। जो भी कैंडिडेट इस कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट को पास करेंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद आते हैं, अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बाद आपका क्या क्या होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग, एजिलिटी कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग एंड रोप क्लाइंबिंग एंड ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर
सर्विसेज में। भाई एप्लीकेशन वेरिफिकेशन तो आपका जूनियर असिस्टेंट में भी होगा और सीनियर असिस्टेंट में भी होगा, पर जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसमें ये फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो भी ये फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट पास करेंगे उनको ही सिलेक्शन मिलेगा, उनका ही सिलेक्शन होगा। अब आते हैं कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, अब आते हैं हम अभी हम जूनियर एग्जीक्यूटिव पे ही हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके पास एक वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, जो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन पर मांगा जाएगा। अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, अगर आपके पास टेम्परेरी या लर्निंग लाइसेंस है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ही होना चाहिए जिसका 2 साल की वैलिडिटी हो। अगर आप ये देने में अक्षम रहे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा उसमें आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स उसके साथ अपना आइडेंटिटी कार्ड और उसके साथ एक जो मतलब सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डाउट पाया गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुई आपस में तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनको टाइम नहीं दिया जाएगा कि वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ सुधार करें। उन्हें टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। तो चलिए, हो गया पूरा, बस और तो कुछ नहीं है उसमें। वो ये कि हाउ टू अप्लाई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसमें है फ़ोटोग्राफ इमेज कि आपको फ़ोटोग्राफ ऐसी लगानी है कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ। डायमेंशन आपकी इतनी होनी चाहिए, साइज आपका इतना होना चाहिए। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब आते हैं सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इमेज कि आपको सिग्नेचर करना है किसी ब्लैकिंग पेन से करने हैं। फिर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है और आपको एक डिक्लेरेशन लिखना है। किससे? ब्लैकिंग पेन से ही आपको एक डिक्लेरेशन लिखना है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशन आती रहती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। चाहे कुछ देर भी हो जाए पर मैं आपके लिए वो नोटिफिकेशन ज़रूर लेकर आती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कमेंट है, डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप हमें मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।